नमस्कार, बुलेटिन में आप सभी का स्वागत। मैं हूं आपके साथ तुषार कौशिक। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव करीब आ गए हैं और ऐसे में सभी सियासी पार्टियां चुनावी मैदान में हैं और सबसे ज्यादा एक्टिव बीजेपी है। कल लखनऊ के अंदर गृह मंत्री अमित शाह ने कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र दिया और आज वो देवभूमि में चुनावी हुंकार भरेंगे। संगठन के साथ मैराथन बैठकें करेंगे और साथ ही साथ पदाधिकारियों कार्यकर्ताओं को चुनाव में जीत का मंत्र देंगे। अमित शाह के जनसभा में करीब 25,000 लोगों के पहुंचने का दावा किया जा रहा है। पिछले यानी कि 2017 के विधानसभा चुनावों में बीजेपी ने 70 में से 57 सीटों पर जीत दर्ज की थी। ऐतिहासिक प्रदर्शन ये था। पार्टी का यही प्रदर्शन अब उसके लिए चुनावी कसौटी बन गया है, खासकर इसलिए भी क्योंकि उत्तराखंड के अलग राज्य बनने के बाद अब तक हुए 4 विधानसभा चुनावों के अंदर कोई भी पार्टी लगातार 2 बार सत्ता तक नहीं पहुंची है। बीजेपी सांगठनिक तौर पर तो प्रतिद्वंदियों पर भारी ही है ही, लेकिन चुनावी तैयारियों के लिहाज से भी विपक्ष कांग्रेस समेत सभी पार्टियों पर बढ़त बनाए हुए है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या 22 में 17 को दोहरा पाएगी बीजेपी के विजय रथ को क्या रोक पाएगा कांग्रेस? अब की बार उत्तराखंड में किसकी बनेगी सरकार? बीजेपी के विजय रथ पर क्या रोक पाएगी कांग्रेस? ये तमाम ऐसे सवाल हैं जिन सवालों के बीच में ये पूरी कहानी है। फिलहाल देवभूमि पहुंचे हैं अमित शाह और आज चुनावी जनसभा को संबोधित भी करेंगे। फिलहाल हरिद्वार में संत समाज के लोगों से मुलाकात करेंगे। उत्तराखंड के अंदर चुनावों को जीतने के लिए आपको प्रत्येक क्षेत्र के प्रत्येक तबके को साधना होता है और यही वजह है कि यहां पर संतों से भी मुलाकात होगी। यहां पर कई दूसरे क्षेत्रों में भी बातचीत करते नजर आएंगे। पदाधिकारियों कार्यकर्ताओं से भी बातचीत करते हुए नजर आएंगे। तो देवभूमि के अंदर अमित शाह आज चुनावी शंखनाद कर रहे हैं। आज से ये मान लीजिए कि चुनावी चाणक्य की रणनीति धरातल पर दिखाई देगी। शाह का मिनट टू मिनट कार्यक्रम क्या रहेगा देवभूमि में हम आपको बता देते हैं। 10:45 पर जॉली ग्रांट हवाई अड्डे पर पहुंच जाएंगे। इसके बाद 11 बजे जीटीसी हेलीपैड रवाना होंगे। 11:20 पर बन्नू स्कूल मैदान में पहुंचेंगे। 11:25 से 12:30 के बीच में घसियारी योजना का शुभारंभ और जनसभा होगी। 12:40 से 1:25 तक IRDT सभागार में प्रदेश पदाधिकारियों के साथ बैठक होगी। 2 बजे से 3 बजे तक भाजपा कोर ग्रुप की बैठक। 4 से 5:30 बजे तक देव संस्कृति विश्वविद्यालय शांति कुंज हरिद्वार में। इसके बाद 5:45 से 6:45 तक हरिहर आश्रम कनखल में संतों से मुलाकात। तो देखिए लगातार मैराथन बैठकें ये होंगी, मुलाकातें होंगी। कारण स्पष्ट है, 22 का चुनाव है और 22 के चुनाव में 17 जैसी परफॉर्मेंस को रिपीट करना है। तो ऐसे में अब की बार उत्तराखंड में किसकी बनेगी सरकार, इस सवाल के साथ अमित शाह का दौरा और इसके साथ ही साथ पूरी कवायद, पूरी कोशिश इस बात पे रहेगी कि एक ऐसे समीकरण को रचा जाए जिसमें उत्तराखंड एक बार फिर सध जाए। 4 बार विधानसभा चुनाव उत्तराखंड में हुए हैं और चारों बार में एक बार भी कभी ऐसा नहीं हुआ कि कोई भी गवर्नमेंट रिपीट हुई हो। तो ऐसे में रिपीट गवर्नमेंट ना होना यहां पर अब तक का मुस्तकबिल है और ऐसे में 22 में क्या होगा ये भविष्य है। तो इसी के बीच में जूझ रही है बीजेपी, क्योंकि एक बार सरकार ऐतिहासिक तौर पर 57 सीटों के साथ बनाई 2017 में। अब 2022 में यहां सवाल यह है कि क्या वो ऐतिहासिक जो प्रदर्शन है वो रिपीट होगा? क्या यहां पर एक बार फिर से बीजेपी को सरकार बनाने का मौका मिलेगा? क्या देवभूमि एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी की होगी? क्या देवभूमि के अंदर एक बार फिर से मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी को होगा? ये तमाम ऐसे सवाल हैं जिन सवालों के बीच में आज रणनीति बनती हुई नजर आएगी। बीजेपी के विजय रथ को क्या कांग्रेस रोक पाएगा, यह भी एक बड़ा सवाल होगा कि क्या देवभूमि की नब्ज को टटोल पाएंगे अमित शाह और मौजूदा स्थिति में क्या ऐसा समीकरण गढ़ पाएंगे जो 22 की जीत के करीब बीजेपी को लेकर जाता हो? तो क्या 22 में 17 को दोहरा पाएगी बीजेपी? ये एक बड़ा सवाल। और अमित शाह देवभूमि पहुंच जाएंगे अब से कुछ देर बाद और उसके बाद शाम तक लगातार मैराथन बैठकें उनकी जारी रहेंगी। तो देवभूमि के लिए रवाना हो गए अमित शाह और उनकी रवानगी से पहले अगर अभी देखा जाए तो वहां पर लगभग तमाम तैयारियों को पूरा कर लिया गया है। आज सियासी तपिश को बढ़ाने के लिए अमित शाह पहुंच रहे हैं देवभूमि और देवभूमि जाकर यहां तमाम समीकरणों को साधने का काम एक चाणक्य की भूमिका अदा करते हुए नजर आएंगे। प्रवीण कुमार ब्यूरो चीफ हमारे साथ उत्तराखंड से जुड़ गए हैं। प्रवीण कुमार, अगर देखिए हम सीधे तौर पर अमित शाह आपसे कुछ देर बाद पहुंचेंगे, किस तरीके की गतिविधियां आज नजर आ सकती हैं और तपिश अभी उनके आने से पहले ही कितनी देखी जा रही है? क्योंकि एक चाणक्य की भूमिका है उनकी हमेशा से और वो समीकरणों को बनाने की कोशिश आज करेंगे उत्तराखंड में। देखिए, अमित शाह का उत्तराखंड दौरा ऐसे वक्त में हो रहा है जब सामने चुनाव है और ये 1 महीने में दूसरा दौरा। इससे पहले भी इसी महीने आ चुके हैं वो
आपदा को लेकर, आपदा जिस तरह से बाढ़ आई थी उसके बाद उनका पूरे क्षेत्र का उन्होंने हवाई सर्वेक्षण किया था, अधिकारियों के साथ बैठक की थी और उन्होंने कहा था कि जितनी भी सहायता होगी हम राज्य को देंगे। उसके बाद दूसरा ये दौरा है, हालांकि ये दौरा जो है घसियारी योजना का शुभारंभ होगा। उसके बाद जो कार्यक्रम उनका है वो पार्टी से जुड़ा हुआ कार्यक्रम है। उसके बाद कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। उसके बाद तमाम जो प्रदेश पदाधिकारी है उनके साथ बैठक करेंगे। फिर कोर ग्रुप की बैठक है। तो कुल मिला के इस दौरे को बीजेपी के तमाम नेता चुनावी आगाज के रूप में देख रहे हैं। यहाँ से चुनावी आगाज आप कह सकते हैं बीजेपी की तरफ से शुरू हो जाएगा और चुनावी तैयारी धरातल पे शुरू हो जाएगी। तमाम जो कार्यक्रम वो लगने शुरू हो जाएंगे। इसके बाद ये माना जा रहा है कि अगले महीने 5 तारीख को जो देश के प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी भी केदारनाथ पहुंचेंगे। तो कुल मिला के इस दौरे के बाद यहाँ पर चुनावी तपिश जो है वो देखने को मिल सकती है। बीजेपी के अंदर तैयारी पूरी तरह से 3-4 दिनों से हो रही है। लगातार वार्ड स्तर के जो नेता है उनसे भी बैठक चल रही है और उनको कहा जा रहा है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में यहाँ पर पहुंचे और अमित शाह को सुने। अमित शाह की कोशिश ये भी है कि पार्टी जो 57 सीट है, 70 सीट की विधानसभा है, 57 तक जीत चुकी थी। 2-3 विधायक को उन्होंने अपने पाले में कर लिया, हालांकि 2 विधायक उनके पाले से बाहर जा चुके हैं, कांग्रेस में जा चुके हैं। लेकिन उनकी कोशिश ये है कि अपने किले को बचाए रखना। एक बड़ी जो आप कह सकते हैं बड़ी चुनौती है उनके लिए, अपने किले को बचाए रखना। अगर वो अपने किले को बचाने में सफल हो जाते हैं तो निश्चित तौर पर उनकी सरकार आ जाएगी। लेकिन सबको पता है कि एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर होता है। इसके अलावा जो महंगाई जैसे मुद्दे हैं, बेरोजगारी जैसे मुद्दे हैं, इसके अलावा जो केंद्र सरकार की जो पिछले दिनों जिस तरह से यहाँ पर आई, लेकिन बीजेपी की कांग्रेस की तरफ से ये बात की जा रही है कि कुछ पैकेज नहीं मिला राज्य को। तो ये तमाम मुद्दे हैं और जो कुछ नेता चुनाव आते ही पलायन करते एक पार्टी से दूसरी तरफ जाते हैं। तो अब जिन लोगों को लगेगा कि बीजेपी से उनको टिकट नहीं मिलेगा वो दूसरी तरफ भी रुख कर सकते हैं। तो उनको कैसे रोका जाएगा, इन तमाम मुद्दों पे आज बातचीत होगी और तमाम जो प्रदेश के नेता है उनको लगता है कि अच्छा प्रवीण, मुझे ये समझाने की कोशिश कीजिए कि देखिए कभी भी विधानसभा चुनावों के बाद, यानी कि 4 विधानसभा चुनावों की बात कर लें, कोई भी गवर्नमेंट रिपीट नहीं हुई। अगर गवर्नमेंट रिपीट नहीं हुई तो ये अब अगर अभी की स्थिति देखें, क्या आपको लगता है कि बीजेपी ने पिछले 4.5 साल से 5 साल के बीच में अपनी सरकार के दौरान कुछ ऐसा जरूर किया है कि इस बार जनता दोबारा से मौका देना चाहेगी, या फिर स्थिति वही की वही है, जनता का मूड बदल सकता है? देखिए उत्तराखंड जो छोटा राज्य है और यहाँ पर जो आपके विधानसभा सीटों की अगर हम संख्या देखें, वहां पे वोटरों की संख्या देखें तो बहुत ज्यादा नहीं होती। अधिकतर जो हार जीत होती है वो 1000 से लेकर 5000 8000 के बीच अधिकतर हार जीत होती है और ऐसी काफी संख्या होती है जिसकी जो 1000 से नीचे हार जीत होती है। और अगर हम साइकोलॉजी को समझे, चुनावी रुझान को समझे, तो हर जो सत्ता में पार्टी होती है वो 3 से 4% या 6 से 6% तक जो एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर उस पर लागू हो जाता है। अगर ये चीजें रही तो फिर सरकार के लिए, अपना जो वर्तमान सरकार है बीजेपी सरकार के लिए बचाए रखना बहुत मुश्किल होगा। ठीक है प्रवीण, मैं लौटता हूं आपके पास। हमारे साथ गेस्ट पैनल एक जुड़ गया है जिनसे हम बात करेंगे आज अमित शाह के दौरे को लेकर, साथ ही साथ इस सियासी समीकरण को लेकर भी कि क्या अमित शाह के पहुंचने से देवभूमि का जो समीकरण है वो बीजेपी के पक्ष में हो जाएगा। क्या कांग्रेस इस बार, क्योंकि अल्टरनेट अगर चल रही है वहां पर गवर्नमेंट, तो क्या इस बार 22 में बारी कांग्रेस की होगी या फिर बीजेपी रिपीट करने की कोशिश करेगी? तमाम ऐसे सवाल हैं, एक एक कर तमाम सवालों को पूछेंगे। हमारे साथ सूर्यकांत धस्माना जी जुड़ रहे हैं, प्रदेश उपाध्यक्ष है कांग्रेस के। धस्माना जी बहुत बहुत स्वागत आपका। कुंवर जतिंद्र प्रदेश प्रवक्ता हैं हमारे साथ बीजेपी के, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। शांति प्रसाद भट्ट प्रवक्ता यूकेडी से हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। धस्माना साहब स्वागत के साथ सबसे पहला मेरा सवाल आपसे यही है कि अमित शाह को चुनावी चाणक्य माना जाता है और कहा जाता है कि जहां जहां चाणक्य की भूमिका अदा करते हैं अमित शाह या फिर समीकरण बनाते हैं, वहां बड़ा मुश्किल हो जाता है विपक्षी दलों को उनको मात देने में। तो क्या आप भी ये मान रहे हैं देवभूमि के अंदर? नहीं, ऐसा नहीं है। ये एक मिथ क्रिएट किया गया है और मैं समझता हूं कि इस क्रिएटेड मिथ में अगर आप देखेंगे, पश्चिम बंगाल का उदाहरण आपके पास है, मध्य प्रदेश में बाद में विभाजन करा के और दल बदल करा के सरकार उन्होंने बना ली, लेकिन मध्य प्रदेश, राजस्थान, सभी जगह तो ये चाणक्य गए थे। और महाराष्ट्र में तो जो हुआ वो आपको सारी दुनिया को मालूम है कि ये जो चाणक्य थे किस तरह से बुरी तरह से औंधे मुंह गिरे थे। तो ऐसा नहीं है। उत्तराखंड में सवाल चाणक्य की नीति का नहीं है। चाणक्य क्या करेंगे? 107 रुपया लीटर अगर कोई पेट्रोल खरीद रहा है उत्तराखंड के अंदर, 100 रुपया पार डीजल चला गया है,
माता बहनों की रसोई पे सर्जिकल स्ट्राइक करके गैस के सिलेंडर को 1,000 रुपए पहुंचा दिया है। प्याज 60 रुपया मिल रहा है, सब्जियां नहीं मिल पा रही हैं, दलहन तिलहन सब कुछ महंगा हो गया है। प्रदेश के अंदर बेरोजगारी की दर जो इतनी तबाही बेरोजगारी से मची है, पूरे राज्य के अंदर जो बेरोजगारी है उसका अगर आलम देखेंगे तो इतना भयंकर हाल है कि 6 गुना 2017 में जब हम छोड़ के गए थे उससे 6 गुना बेरोजगारी यहां पर बढ़ गई है। राज्य की जो महंगाई दर है वो राष्ट्रीय महंगाई दर से भी ज्यादा महंगाई यहां पर हो रही है। प्रदेश के अंदर कोरोना काल में 50,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। 7,500 तो वो लोग हैं जो आरटीपीसीआर पॉजिटिव आए और उससे 5 गुना लोग वो हैं जिनकी गिनती नहीं है कहीं। इतनी बड़ी तबाही पूरे कोरोना काल में हो गई, लोगों को ऑक्सीजन नहीं मिला, आईसीयू नहीं मिला, बेड नहीं मिला, पूरे प्रदेश के अंदर त्राहिमाम त्राहिमाम मचा है। और उसके बाद भी अगर चाणक्य की नीति यहाँ पर चलेगी तो मैं समझता हूं कि इससे बड़ा कोई मजाक नहीं हो सकता। पूरे प्रदेश की जनता इस समय परिवर्तन के मूड में है और कांग्रेस वापस से स्थापित होगी, ये मैं आपको निश्चित तौर पर कह सकता हूं। कितने दौरे ये कर लें, यानी कि आपका कहना यह है कि जनता कांग्रेस को दोबारा से मौका देगी, वही कांग्रेस जिसे 2017 में नकार दिया गया था क्योंकि वो पिछले 5 साल की सरकार में अपने कुछ बेहतर कर नहीं पाए थे, उसी को फिर से जनता मौका देगी। आपका कहने का मतलब ये है। मैं आपके पास लौटा हूं, हमारे साथ प्रदेश लोग याद कर रहे हैं उसको। मैं लौटूंगा, मैं इसी सवाल से आपके पास वापस लौटूंगा, इसी सवाल से आपके पास वापस लौटूंगा। काम किया था उसको लोग याद कर रहे हैं। ठीक है, कुंवर जपेंद्र हमारे साथ है क्योंकि इस पर बीजेपी का कटाक्ष करना जरूरी है। कल्याणकारी नीतियों के मामले हो, लोग याद कर रहे हैं कांग्रेस के जमाने। मैं आता हूं आपके पास, हमारे साथ बीजेपी से हैं कुंवर जपेंद्र। आप इस पर जवाब भी दीजिए जो धस्माना साहब ने कहा। साथ ही साथ मुझे ये भी बताइए कि क्या कोई ऐसी रणनीति है जो अब तक मुस्तकबिल रहा उत्तराखंड का कि एक बार बीजेपी एक बार कांग्रेस, वो इस बार आप बदल देंगे? काल याद रहता है, वो ये कभी बताने का प्रयास नहीं करते कि कोरोना एक वैश्विक पेंडेमिक के तौर पर आया और उस वैश्विक पेंडेमिक के तौर पर आज देश की जनता ये मांगती है कि अगर प्रधानमंत्री मोदी जी की जगह कोई और होता तो ये स्थितियां कितनी कितनी और ज्यादा भयानक हो सकती थी। जहां देश के अंदर पूरी तरह से कोरोना की रोकथाम के लिए जी जान से जुटे पूरे हमारे केंद्रीय मंत्री, माननीय प्रधानमंत्री जी, समय सेवक, अन्य संस्थाएं, और जिस तरह से मशीनरी का सहयोग रहा, और दूसरी तरफ पूरी दुनिया में जो हमारे पश्चिमी देश हैं वहां की स्वास्थ्य सेवाएं भी ध्वस्त हो गई थी। अगर उस अनुपात में देखा जाए तो ठीक है, जानमाल की हानि हुई उसका हम सबको दुख है, लेकिन उस जनसंख्या के अनुपात में वो बहुत सीमित था और निश्चित तौर पर इसका क्रेडिट केंद्र की नीतियों को जाता है, केंद्र की स्वास्थ्य सेवाओं को जाता है, और जो जिस तरह से त्वरित फैसले लिए गए कोरोना काल में। अब दूसरी तरफ आप हमारे कांग्रेस जन जो आज तक उत्तराखंड के जनवासियों को ये भरोसा नहीं दिला पाए कि वो एक हैं। जबिन साहब महंगाई पर भी तो बोलिए, उन्होंने महंगाई पर भी कटाक्ष किया। आपने कोरोना का तो जवाब दिया, महंगाई का नहीं दिया, बेरोजगारी का नहीं दिया। अब आ रहे हैं हम दोबारा आ रहे हैं उसी पे आ रहे हैं। तो दूसरी तरफ जिस तरह से उनके अंदर ग्रुपिज्म बढ़ा हुआ है, एक दूसरे की लेग पुलिंग हो रही है, उनके पास कोई प्रदेश को लेकर एजेंडा ही नहीं है, तो कोई वो अपनी सोच ही नहीं प्रदर्शित कर पा रहे हैं प्रदेश के हक के लिए, तो निश्चित तौर पर ऐसे में उनका नकारा जाना दोबारा से फिर स्वाभाविक है। अब अगर हम महंगाई की तरफ आए तो देखिए, महंगाई ठीक है कि महंगाई का स्तर कंट्रोल किया जा रहा है, लेकिन महंगाई ऐसा इशू नहीं है कि जो केवल भारत में या उत्तराखंड, महंगाई इशू नहीं है, महंगाई आज दुनिया में बढ़ी है। महंगाई, आप हमारी बात पूरी होने दीजिए। महंगाई आज वैश्विक तौर पर पूरी दुनिया में बढ़ी है, और केंद्र सरकार का देखिए, आप पेट्रोल की कीमतों की आपने बात करी तो केंद्र में गडकरी जी बायोफ्यूल के ऊपर पूरी तरह फोकस्ड हो गए, और यकीन मानिए आने वाले समय में इस डीजल और पेट्रोल की किल्लत और इसके बढ़ते रेट, आने वाले समय में जो होगा वो तो होगा ना। अभी क्या है, अभी देखिए रसोई के अंदर सब्जी महंगी, जो सब्जी बनेगी जिस तेल में वो तेल महंगा, और ये दोनों जो मार्केट से हम जाके लेकर आएंगे उसके लिए पेट्रोल डीजल खर्च होगा, वो भी महंगा। अब आप बताइए, आप कहेंगे जी 5 साल बाद जब 2024 में मोदी जी आएंगे उसके बाद जो फैसला लेंगे उसमें पेट्रोल डीजल सस्ता होगा। निश्चित तौर पर राज्य सरकारों और केंद्र सरकारों का ये प्रयास रहता है कि महंगाई ना बढ़े। महंगाई जानबूझ के नहीं बढ़ाई जाती, महंगाई सरकमस्टांसेस से बढ़ती है, और यकीन मानिए केंद्र सरकार और राज्य सरकार कटिबद्ध है। राज्य सरकार और केंद्र सरकार का प्रयास है कि इस महंगाई को जितना जल्दी हो सके नीचे लाया जाए, और देश की जनता को उसी तरह से उसी बजट में दोबारा से काम करने का मौका मिले जिस तरह से वो पहले करते। तो यकीन मानिए महंगाई को लेकर केंद्र दोनों ही नजरिया है,
अब आगे अमित शाह, जब निश्चित तौर पर अमित ठीक शाह है। जब जब प्रदेश में आते हैं या चुनावी अभी बहुत से सवाल करने हैं मेरे को आपसे, मैं आऊंगा, जरा दूसरे गेस्ट हैं उनको भी एक बार शामिल कर लेता हूं। ऊर्जा प्राप्त होती है कार्यकर्ताओं में, और प्रदेश के अंदर एक नया संदेश ठीक जाता है, ये बेहतर है, ये बेहतर है कि आपके कहीं ना कहीं कार्यकर्ता और पदाधिकारी ऊर्जावान हो जाएंगे, चुनावों के लिए एक बेहतर मार्गदर्शन उनको मिल जाएगा, अमित शाह के पहुंचने से उसका असर तो होगा, ये तो मैं आपकी बात मानता हूं। मैं लौटूंगा आपके पास, शांति प्रसाद जी हमारे साथ हैं, यूकेडी से हैं, क्षेत्रीय दल है। शांति प्रसाद जी, एक क्षेत्रीय दल होने के नाते आप आम जनता से ज्यादा कनेक्ट हो सकते हैं, आप उस आम जनता से जो उत्तराखंड की आजादी के लिए, जो उत्तराखंड अलग राज्य बनाने के लिए खासतौर से ज्यादातर सक्रिय रहे, क्या आम जनता के बीच में आपकी पकड़ है, और इतनी पकड़ है कि आप सरकार तक पहुंच जाए, अगर मैं सरकार बनाने की बात करूं केवल? देखिए, निश्चित रूप से आपने बड़ा वाजिब सवाल किया है। हम इस राज्य के क्षेत्रीय दल हैं, हमारा पहला संकल्प था राज्य बने। हमने राज्य बनाने में 42 शहादतें दी, संघर्ष किया और पूरे समाज को जनमत को एक मत करके राज्य लिया। राज्य लेने के बाद जो राज्य के बुनियादी सवाल थे उस पर काम नहीं हुआ है, जिस कारण आज पूरे उत्तराखंड के अंदर त्राहिमाम है, चाहे फिर वो बेरोजगारी के मामले में हो, चाहे फिर वो महंगाई के मामले में हो, चाहे उत्तराखंड की परिसंपत्तियों को बचाने का मामला हो, चाहे संसाधनों से उत्तराखंड के लोगों को संपन्न करने का मामला हो, चाहे पहाड़ से पलायन रोकने का मामला हो, या राजधानी गैरसैंण तय करने का मामला हो। इन तमाम चीज़ों में उत्तराखंड की सरकारें फेल हुई हैं। यही कारण है कि उत्तराखंड का जनमानस में आक्रोश है। मैं आरोप नहीं लगा रहा हूं, अगर उत्तराखंड के जनमानस में आक्रोश नहीं होता तो आकंठ भ्रष्टाचार में डूबी प्रचंड बहुमत की सरकार अपने 3-3 मुख्यमंत्री नहीं बदलती। भाजपा ये बताने को तैयार नहीं है कि क्यों मुख्यमंत्री बदले, पहले ओजस्वी, फिर तेजस्वी, फिर जुमलेबाज और अब युवा, जबकि युवा भी भ्रष्टाचार की बात सरेआम टीवी चैनलों पर कह रहे हैं। ऐसे में हमारी समझ से बाहर है कि भारतीय जनता पार्टी किस मुंह से जनता के बीच में अपनी बात को कह रही है। दूसरी बात, महंगाई पर अभी आपने कहा, देखिए उत्तराखंड की जनता यदि पेट्रोल खरीदने की स्थिति में होती, बेरोजगारी ना होती, तो ये पेट्रोल 500 रुपये लीटर कर दे, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आदमी की कैपेसिटी है खरीदारी की तो उसके लिए महंगाई नहीं है, और थोड़ा बहुत उसको आर्थिक नुकसान हो सकता है। मगर जिस आदमी के पास रोटी खरीदने के लिए पैसा ना हो, जिस परिवार के पास दाने दाने के लिए मोहताज होने वाली स्थिति हो जाए, ऐसी स्थिति में यदि आप गैस के दाम 950 रुपये कर दो और उसके बाद आप ढोंग पीटो कि उज्ज्वला गैस हमने दी, ये बेईमानी है। जिस राज्य में 50,000 प्रतिवर्ष रोजगार देने का वादा भाजपा ने किया हो, वहां बेरोजगार लोग रोज सड़कों पर आंदोलन कर रहे हो, जेल जा रहे हो, ऐसे में भारतीय जनता पार्टी का ये कहना कि विश्व में महंगाई बढ़ रही है, इसका असर यहाँ पर है, ये बेईमानी है। जिस राज्य के अंदर पहाड़ से पलायन केवल रोटी के लिए हो रहा हो, उस राज्य में सरकार ये कहे कि हम अच्छी सरकार हैं, तो ये लोकतंत्र के मुंह पर तमाचा है। अब आ जाइए जमीनी हकीकत पर। भारतीय जनता पार्टी के, अभी मैं आपके पैनल पर रिपोर्ट देख रहा था कि अभी केंद्र के एक नेता यहाँ आ रहे हैं, गृह मंत्री के रूप में आ रहे हैं, उनका स्वागत है। हम उत्तराखंड क्रंदल के नेता होने के नाते अपने नेता का स्वागत करते हैं। अगर वो घसियारी योजना की यहाँ घोषणा करेंगे तो मैं पूछना चाहता हूँ, कहाँ से लाएंगे घास? जंगल आपने वर्ल्ड बैंक को बेच दिए, वन अधिनियम के कारण आप पत्ता जंगल से उठा नहीं सकते। अब बची भी किसानों की जमीन है, उस जमीन पर जो घास होगा, यदि मैं नहीं चाहूंगा तो आप घास काट नहीं सकते। इसका मतलब मेरी जमीन पर आप अतिक्रमण करेंगे, वो किसी उद्योगपति को देंगे 99 साल के लीज पे। ये व्यापारी, हम बार बार कहते हैं, ये उत्तराखंड का पूरे संस्थानों को बेच देंगे। अब ये गरीब किसानों की जमीनों को बेचने के लिए घसियारी योजना के तहत ये बात कर रहे हैं। जमीनी हकीकत यह है कि इनको बेहद कीमती जमीन किसान की बेचने की तैयारी कर रहे हैं। हम आपसे पूछना चाहते हैं कि उत्तराखंड में आप कितना झूठ बोलेंगे? आपने हर घर जल, हर घर नल की बात करी, ठीक है, आपने इस पर जवाब ले लेते हैं ना, धीरे धीरे एक एक करके आएंगे तो सारे सवालों का जवाब आपको मिल भी जाएगा यहीं के यहीं को। पर जफिंदर, पहले इस बात का जवाब दे दीजिए। देखिए, माननीय प्रधानमंत्री मोदी के लिए उत्तराखंड शुरू से ही बहुत महत्वपूर्ण रहा है, और एक जिस तरह की योजना है केंद्र और राज्य सरकार की, उत्तराखंड तौर पर
प्रकार की नहीं हो, उसे मॉडल के रूप में प्रस्तुत कैसे किया जाना है कि उत्तराखंड खंड के अंदर बेरोजगारी 100% खत्म हो जाए, उत्तराखंड को पर्यटन के पायदान पर देश में सबसे अच्छा राज्य बनाया जाए, उत्तराखंड के अंदर स्वरोजगार को लेकर युवाओं को अधिक से अधिक प्रोत्साहन दिया जाए, उत्तराखंड के अंदर हमारी माताओं बहनों और पर्वतीय जनपदों के अंदर विकास को एक नया रूप दिया जाए और उसे एक रिलीजियस कॉरिडोर के अंदर एक ऐसा राज्य है जहां सबसे ज्यादा, जहां हमारे पास 5 धाम है, बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री और हेमकुंड साहब। तो निश्चित तौर पर ये देश की जनता को समझना होगा कि अगर भारतीय जनता पार्टी को प्रदेश की जनता 5 वर्ष और देती है तो निश्चित तौर पर जनता को अपने इस निर्णय पर गर्व होगा कि उन्होंने कि आपने तो उत्तराखंड को बेच दिया, आपने तो जमीन बेच दी। भारतीय जनता नहीं, उनके ऐसे कहने से नहीं होता ना, किसी के कहने से कुछ चीजें बिक नहीं जाती ना। यहाँ राज्य की और केंद्र की जो योजना हकीकत समझ लेता हूँ मैं, हकीकत समझ लेता हूँ। हमारे साथ देखिए, आप बीजेपी की बात करेंगे, वो यूकेडी की बात करेंगे, धस्माना साहब कांग्रेस की बात करेंगे, सब अपने अपने मतलब की बात करेंगे। हमारे साथ हमारे जो ब्यूरो चीफ है वो भी जुड़े हुए हैं, प्रवीण साहब। तो हम उनके पास चलते क्योंकि जनता की नब्ज, जनता के बीच में रहकर अच्छे पहचानते हैं वो। प्रवीण जी, क्या ये जो बात चल रही है, जिस बात का जिक्र यहाँ पर हो रहा है कि देखिए उत्तराखंड की जमीन को तो बेच दिया गया, अब आप क्या उत्तराखंड की जनता की बात करते हैं? उत्तराखंड की जनता पिछले 4.5 साल में आपको किस मूड में नजर आई? वो पिछले 5 साल जो 2017 से पहले के 5 साल थे और उसके बाद के 4.5 साल, अंतर महसूस हुआ या यहाँ पर जनता और दुखी हो गई? स्थिति क्या है जनता के मन की, मनोभाव क्या है उनके? ईमानदारी से बताइएगा प्रवीण जी, ईमानदारी से बताइएगा। आप बहुत लंबे समय से, शुरुआती दिनों से उत्तराखंड की राजनीति को देख रहे हैं। देखिए, उत्तराखंड की अगर बात करें तो उत्तराखंड राज्य बना क्यों, सबसे पहले उत्तराखंड को समझने के लिए, उत्तराखंड की राजनीति को समझने के लिए हमें ये समझना होगा। उत्तराखंड इसलिए बना कि पर्वतीय क्षेत्र का विकास हो, और पर्वतीय क्षेत्र में आज स्थिति ये है, चाहे 21 साल बाद भी आपको पहाड़ पर चले जाइए, पहाड़ पर आपकी भी पानी की दिक्कत है। आज भी जो जमीन के कटाव की वहां पर बड़ी समस्या है, जो कृषि भूमि है उसके कटाव हो रहे हैं, लोग वहां से बेरोजगार हैं, वहां पे जो अस्पताल की कमी है, बड़े अस्पताल नहीं है, वहां पे अब स्कूल नहीं है, वहां पे संसाधन नहीं है, प्राथमिक जो स्तर के जो संसाधन होते हैं वो नहीं, इसीलिए लोग वहां से पलायन कर रहे हैं। ठीक है, उत्तराखंड इसलिए भी अलग राज्य है क्योंकि यहाँ की आर्थिकी जो है वो अधिकतर पर्यटन पे और तीर्थाटन पे निर्भर करता है। लेकिन पिछले 2 साल से जितने भी इस रोजगार पर निर्भर लोग थे, जो व्यवसायी थे, उनके कमर टूट चुके हैं। कहा यह जाता है कि जो पूरा 4 धाम क्षेत्र है वहां पर लोग 6 महीने कमाते हैं और उसी पैसे को 6 महीने आगे खाते हैं। लेकिन पिछले दिनों कोरोना की वजह से, हालांकि उसमें कोई कुछ नहीं कर सकता था, उसकी वजह से ये संकट है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो यहाँ पर एक बेरोजगारी बड़ी समस्या है, और बेरोजगारी पूरे देश की समस्या है, उत्तराखंड की भी बड़ी समस्या है। महंगाई, आप देखेंगे महंगाई चरम पर है, और इन तमाम चीजों को जानते हैं, अमित शाह भी जानते हैं, बीजेपी के तमाम बड़े नेता भी जानते हैं, इसलिए लगातार दूसरी बार यहाँ पर अमित शाह आ रहे हैं। उनको पता है कि यहाँ पर जो मिथक है कि 5 साल बाद सत्ता बदल जाती है, इसके पीछे कारण ये भी है कि लोग बहुत ज्यादा किसी पर विश्वास नहीं करते। अगर 5 साल कोई सत्ता ढंग से काम नहीं करती है, उनके जनहित में, उनके हित में काम नहीं कर पाती, उनको यहाँ की जनता बदल देती है। एक बड़ी दिक्कत ये भी है कि यहाँ क्षेत्रीय पार्टी जो है यूकेडी, हालांकि यूकेडी के जो गेस्ट हैं वो हमारे यहाँ मौजूद हैं, लेकिन वो जनता तक जुड़ नहीं पाई। आम लोगों के जहन में यूकेडी को लेकर बातें होती है, लेकिन इनके नेता जो हैं वो विश्वास पैदा नहीं कर पाए लोगों में। यही वजह है कि दोनों पार्टियां यहाँ पे सरवाइव करती रही, दोनों पार्टियां बदल कर हर 5 साल में बदल कर सत्ता में रही। और आज भी स्थिति ये है कि कांग्रेस के तमाम नेता, बीजेपी के तमाम नेता, यूकेडी के तमाम नेताओं को लगता है कि एक बार फिर बदलाव होने जा रहा है, और ये सभी इस बदलाव के जो मुहिम में लगे हुए हैं और चाहते हैं कि एक बार फिर से उनकी सत्ता बने और वो सत्ता पर बैठे। जी अच्छा, धस्माना साहब, मैं आता हूं, कुंवर साहब आपके पास भी आऊंगा भी। धस्माना साहब, देखिए 4.5 साल में बीजेपी ने वो सब कुछ नहीं किया जो प्रदेश की जनता को चाहिए था। मैं अगर आपकी बात मान लूं तो ठीक है, चलिए मैंने मान ली, लेकिन आपको भी तो 5 साल मिले और उससे पहले भी तो आपको समय मिला। कभी उत्तराखंड की वो जो समस्याएं आंदोलन के समय से रही, उत्तराखंड राज्य बनने के समय से रही, क्यों नहीं बदल दी गई? बहुत वाजिब सवाल आपने किया, उसका मैं तफसील से उत्तर देना चाहूंगा। देखिए, पहला टर्म जो अंतरिम सरकार के बाद पहली निर्वाचित सरकार कांग्रेस की, 2002 से लेके 2007 तक का अगर आप पीरियड देखें तो कांग्रेस का नहीं बल्कि उत्तराखंड राज्य का आप गोल्डन पीरियड भी कह सकते हैं, जिसमें इस राज्य की जो वास्तविक आधारशिला थी वो श्री नारायण तिवारी जी के जमाने में रखी। पूरे राज्य के अंदर सेलाकुई से लेकर के हरिद्वार होते हुए
और रुद्रपुर तक जो सिडकुल का पूरा स्थापना हुई, निर्माण हुआ, सारे उद्योग आए और उसमें उनका ऐसी शौहरत थी, ऐसा इकबाल था, उनका ऐसा स्टेचर था कि तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी जब हमारे नरेंद्र तिवारी साहब ने उनसे बातचीत करी तो एक औद्योगिक पैकेज आया। उस औद्योगिक पैकेज से राज्य के अंदर जो उद्योग लगे, राज्य के अंदर जो इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा हुआ, राज्य के अंदर जो सड़कों का जाल बना। और मैं आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताऊं कि ये पहला मर्तबा 21 साल में, अगर आप पूरा राजनीतिक इतिहास देखेंगे उत्तराखंड का, जब से बना तब से लेकर अब तक, पहली बार 56,000 नियुक्तियां अकेले शिक्षा विभाग में, प्राइमरी से लेकर के और सेकेंडरी लेवल तक 56,000 एम्प्लॉयमेंट अकेले शिक्षा विभाग में मिला। तो राज्य के अंदर वो सब कुछ हुआ, रियल एस्टेट बूम हुआ, पूरे प्रदेश के अंदर व्यापार बूम हुआ, इंडस्ट्रियल बूम हुआ, राज्य के अंदर खुशहाली आई, लाखों नौजवानों को रोजगार मिला। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी आ गई, भारतीय जनता पार्टी आई, भारतीय जनता पार्टी की सरकार राज्य में, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उत्तराखंड के अंदर सबसे पहला जो अनाउंसमेंट किया वो ये किया कि उद्योगों के लिए अब और जमीन नहीं मिलेगी। और उसके बाद औद्योगिकीकरण पर जो ब्रेक लगा, वो आज तक वो ब्रेक उसको हम रिलीज नहीं कर पाए। और राज्य में जो उद्योग हम लोग चाहते थे कि आए, आपको मालूम होगा पिछली बार त्रिवेंद्र सिंह रावत जी जब इसी सरकार में मुख्यमंत्री 4.5 साल रहे तो उन्होंने एक बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट समिट किया और उस इन्वेस्टर समिट में पूरा अनाउंस किया, ये ऑन रिकॉर्ड है, मैं कोई भाषण किया राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप की बात नहीं कर रहा हूं, 1,20,000 करोड़, प्रवीण जी आपको मालूम होगा, 1,20,000 करोड़ के अनाउंसमेंट्स हुए कि यहाँ पर एमओयूज हुए। लेकिन 4.5 साल, अब तो 5 साल पूरे होने जा रहे हैं, 1,20,000 छोड़िए, 20,000 करोड़ रुपए का भी इन्वेस्टमेंट उत्तराखंड के अंदर नहीं आ पाया। इसी प्रकार से राज्य में चाहे वो पूरे प्रदेश में एम्प्लॉयमेंट का सेक्टर हो, एम्प्लॉयमेंट में आप देख लीजिए कि एम्प्लॉयमेंट में राज्य में आप कह रहे हैं कि आपको समय मिला, आपने क्यों नहीं किया? अरे भाई, हमें समय मिला। 2013 की सबसे बड़ी आपदा उत्तराखंड के अंदर, पूरे सदी की सबसे बड़ी आपदा हमारे उन 5 सालों में आई। हमने उसके बावजूद जो तमाम कल्याणकारी योजनाएं जारी करी, उन कल्याणकारी योजनाओं पर ब्रेक लगाने का काम बीजेपी की सरकार ने किया। आप ये कल्पना करिए कि राज्य में इतनी सारी कल्याणकारी योजनाएं बनाई गई कि जो बौने लोग थे, छोटे कद के लोग थे, उन तक के लिए यहां पर पेंशन की योजना चलाई गई। राज्य में चाहे एक परिवार में 2 बुजुर्ग अगर हैं और 60 साल से ऊपर हैं तो उनकी वृद्ध पेंशन लगाई गई, जिसको आपका कहना है कि आप 2013 से 17 तक बहुत कुछ करते, आपदा आई और भी तमाम सर्कमस्टेंसेस थे जिस वजह से बहुत सारी चीजें अधूरी रह गई। सरकार गिरा दी हमारी, धरना सेठ बुला करके राज्य के अंदर सरकार गिरा दी। उस सरकार को बाद में आपको मालूम है कि किस प्रकार से हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में हमने लड़ा, तब जाकर के 1,20,000 करोड़ के एमओयू साइन हुए, अभी तक कोई भी ग्राउंड पर नजर नहीं आया। आपने 2017 के बाद से अब तक बेरोजगारी के लिए कुछ बड़े कदम नहीं उठाए। ये कुछ ऐसे आरोप हैं जो आपके सरकार पर धस्माना साहब ने भी लगाए और आम जनता के मन में भी होंगे। हमारे कांग्रेसी मित्र ने बहुत अच्छी बातें करी, बहुत बखान करा अपनी सरकार के समय का, लेकिन वो कुछ सच्चाइयां उत्तराखंड की जनता से बड़ी सफाई के साथ छुपा गए और उन्होंने उनका जिक्र भी नहीं किया। देखिए, 2000 में उत्तराखंड का निर्माण हुआ और पहली जो सरकार थी 2 वर्ष की, 2002 तक वो भारतीय जनता पार्टी की थी, तो निश्चित तौर पर वो एक एस्टेब्लिशमेंट का टाइम था। उसके बाद नारायण दत्त तिवारी जी कांग्रेस के मुख्यमंत्री बने और निश्चित तौर पर इसे कोई नहीं नकार सकता कि नारायण दत्त तिवारी जी के मन में उत्तराखंड बसता था, जिस तरह से आज माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के मन में उत्तराखंड बसता है। तो निश्चित तौर पर उन्होंने अपने कार्यों को गति दी और जो आज उत्तराखंड के अंदर कांग्रेस बखान कर रही है, बात कर रही है, तो वो अगर कांग्रेस के नाम पे अगर देखा जाए तो वो मात्र और मात्र नारायण दत्त तिवारी जी का किया हुआ ही कार्य बार बार गिनाते हैं। और ऐसा नहीं है कि नारायण दत्त तिवारी जी को बहुत शांति से उन्होंने 5 वर्ष पूरे करने दिए, उसकी भी कई कथा कहानियां हैं। उसके बाद आ जाइए कि उसके बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार आती है, 7 से 12 का जो टर्म होता है। निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार नारायण दत्त तिवारी जी के शुरू किए हुए कामों को और गति देती है, उन्हें फिर पटरी पे लाने का प्रयास करती है और उस विकास की गति को निरंतर आगे बढ़ाने का प्रयास करती है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अब नारायण दत्त तिवारी जी को उत्तराखंड की सत्ता से बाहर कर दिया जाता है और उसके बाद आ जाइए आप 2012 में कांग्रेस की सरकार आ जाती है।
12 से 17 फिर कांग्रेस, और जब कांग्रेस की 12 से 17 में सरकार आई तो पूरी उत्तराखंड ने और पूरे देश ने तमाशा देखा कि किस तरह से लेग पुलिंग हुई, किस तरह से ग्रुपबाजी हुई, किस तरह से ठीक है, भ्रष्टाचार देखिए बढ़ा। चलो ये तो आरोप प्रत्यारोप है, आरोप प्रत्यारोप है, वक्त जाया करने से कोई फायदा नहीं। एक बहुत महत्वपूर्ण बात यहां पर कही थी, अगर आप क्लेरिफाई कर दें उस पर, आप क्लियरफाई कर दें तो ज्यादा बेहतर होगा। 1,20,000 करोड़ का इन्वेस्टर समिट का जिक्र यहां पर उन्होंने किया, ग्राउंड पर कोई 1,20,000 करोड़ का एमओयू ग्राउंड पर उतरता हुआ नहीं दिखा। इस पर कोई जवाब है या ये अगली सरकार बनेगी उसके बाद का विचार रहेगा? आप हमें बात तो पूरी करने दीजिए। आप हमें जब हम जिस कंटेंट को, जिस सत्यता को सामने लाना चाहते हैं, हम आपकी बात का जवाब देंगे, उससे जा नहीं रहे हैं कहीं। ठीक है, लेकिन जो सत्यता है वो सत्यता भी तो है कि उन्हें 5 वर्षों में कांग्रेस ने प्रदेश के साथ क्या तमाशा करा और किस तरह से भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिला। कांग्रेस के दिग्गज नेता खुद जनता तो हिसाब आपके 5 सालों का करेगी ना फिलहाल। मैं आंखें बंद कर लूंगा, आप कुछ भी खा लीजिए। तो क्या प्रदेश की जनता इस तरह से दोबारा कांग्रेस को मौका देगी? क्या उस तरह से भ्रष्टाचार को? सवाल ये नहीं कि कांग्रेस को मौका देगी नहीं देगी, सवाल अभी तो यह है कि अब बीजेपी की सरकार को दोबारा मौका देगी या नहीं देगी। निश्चित तौर पर अगर उत्तराखंड को विकास के पायदान पर वाकई में देश के अंदर मॉडर्न राज्य पर देश की जनता बनाना चाहती है तो निश्चित तौर पर इस बार फिर भारतीय जनता पार्टी को। ठीक है, आपने विकास का जिक्र किया, यूकेडी से शांति प्रसाद जी हैं। भारतीय जनता पार्टी विकास अगर देखिए आप यूकेडी से हैं, आपके लिए कांग्रेस जितनी उतनी बीजेपी। आप उत्तराखंड की जमीन की बात करते हैं, विकास का अगर मैं जिक्र करूं, जब से राज्य बना तब से लेकर अब तक 20 सालों से ज्यादा का समय हो गया, कितना विकास आपको किस सरकार में दिखा? देखिए, बहुत सही सवाल आपने किया है। विकास के दृष्टिकोण से यदि देखा जाए तो नेताओं का विकास हुआ, इनके परिवार का विकास हुआ। उत्तराखंड कर्ज, ये मैं आरोप नहीं लगा रहा हूँ, आज 66,000 करोड़ का कर्जा है, मगर ये 66 ऐसी कोई विकास की योजना नहीं बता सकते जिससे उत्तराखंड के आम जनमानस को फायदा हुआ। अगर सड़क बनी है तो घोटालों की भेंट, पुल बने हैं तो रोज टूट रहे हैं नए नए पुल, ये सब घोटालों की भेंट चढ़ा है। रोजगार का आपने डिबेट में देख ही लिया है, ये दोनों राष्ट्रीय पार्टी के नेता एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं, जबकि जमीनी हकीकत यह है कि कांग्रेस के शासनकाल में पटवारी भर्ती घोटाला, दवाई घोटाला, सांड घोटाला, स्वास्थ्य भर्ती घोटाला, पशुपालन घोटाला, 56 से ज्यादा घोटाले हुए। उसी की पुनरावृत्ति भारतीय जनता पार्टी ने करी। चिड़िया घोटाला, कुंभ घोटाला, दवाई घोटाला, सांड घोटाला, इन्होंने भी भर्ती घोटाला करा, इनके भी शासनकाल में डीजीपी सस्पेंड होते हैं। तो ये सब बचा कोई नहीं है। मेरा कहने का मतलब है कि उत्तराखंड जिन बुनियादी चीजों के लिए बना था उस पर कहीं से कहीं तक कोई काम नहीं हुआ। भारतीय जनता पार्टी बोलती है हम ईमानदार सरकार हैं, तो आप बता दीजिए 3 मुख्यमंत्री क्यों बदले? अगर भारतीय जनता पार्टी ईमानदार पार्टी है तो इनको बताना चाहिए कि लोकायुक्त कानून लागू क्यों नहीं हुआ। भारतीय जनता पार्टी अगर ईमानदार है तो इनको ये बताना चाहिए कि कांग्रेस के भ्रष्ट नेताओं पर अभी तक कार्रवाई क्यों नहीं करी। आपने वादा किया था कि हमको सत्ता दीजिए, हम भ्रष्टाचार पर कार्रवाई करेंगे। हम बार बार बोलते हैं कि नागनाथ और ये सांपनाथ है, इन दोनों का मैच फिक्स है। कांग्रेस छोड़ भाजपा में जाओ, भाजपा छोड़ कांग्रेस में आओ, इनका ये जो उछल कूद मचती है चुनाव के समय पे जनता देख रही है। बुनियादी चीजों पर कोई काम नहीं हो रहा है। हाँ, ये ऐसा क्यों नहीं हो रहा है? बहुत सरल सी बात है, आरोप लगाना बड़ा सरल है, मगर जनता को इस बात को भी समझना चाहिए कि जब क्षेत्रीय दल हैं, देखिए आप क्षेत्रीय दल हैं, आपके पास मुद्दे थे, आपके पास वो तासीर थी कि आप उत्तराखंड के जनता को अपनी तासीर के साथ मिला सकते थे, और वो तासीर आपकी है भी उत्तराखंड के पहाड़ की। आप क्यों नहीं जनता के बीच में अपना एक वजूद बना पाए इतने सालों में? और अगर दोनों ही राष्ट्रीय पार्टियां प्रदेश को नहीं समझ पाई, सूबे को नहीं समझ पाई, पहाड़ को नहीं समझ पाई, तो आपके ऊपर जनता ने क्यों नहीं भरोसा किया? बहुत सही सवाल किया आपने। जनता ने हमारे पर विश्वास ना किया होता तो छोटे छोटे मुद्दों पर हमारी चौखट पर आकर जनता ये न कहते कि आप आंदोलन करिए, आपसे हमको तो नहीं है ना सरकार में। हम आर्थिक रूप से कमजोर, मेरी बात को आने दीजिए। हम आर्थिक रूप से कमजोर थे, हम आंदोलनों के साथी थे, हम सड़कों पे आंदोलन करने वाले थे। जो हमारे यहाँ 100 बीघे का मालिक था वो राज्य बनाने के चक्कर में 2 बीघे का मालिक नहीं रहा। हमने अपनी संपत्ति इस राज्य के लिए लुटाई है, मगर जिन्होंने संपत्तियां बनाई हैं वो पैसों के दम पर सत्ता में आए। कह रहे हैं कि चुनाव पैसों पर होते हैं, आज कॉर्पोरेट हो गया, धनबल पर होता है। 300 करोड़ रुपए से 400 करोड़ रुपया चुनाव सत्ता बदलने में खर्च हो रहा है, 10-10, 15-15 करोड़ विधायक बनने में लग रहे हैं। तो जब ये ऐसे लोग विधायक बनेंगे तो ये विकास के काम मेरा सवाल ये नहीं है, मेरा सवाल ये है कि आपकी पार्टी क्यों नहीं सरकार बनने के इरादे से चुनाव में उतरती है, और क्यों जनता उन पर भरोसा नहीं करती है? वैसा तो नहीं है ना कि जनता वोट तभी देगी जब आप पैसा खर्च करेंगे, आप बड़े बड़े होर्डिंग्स लगाएंगे, आप विश्वास दिलाइए, आप जनता के बीच में वजूद बनाइए, जनता आपके साथ भी जुड़ेगी।
आपने बहुत सही सवाल कीजिए, मुझे बता दीजिए इस लोकतंत्र में 1947 के बाद कितने गांधीवादी नेता पैदा हुए, और गांधीवादी नेता अगर कहीं थे तो उत्तराखंड यानी क्रांति कि दल आप में मान थे, रहे हैं ना कि छोटी आपकी अम्बेडकर पार्टी में भी पड़ोली, गांधीवादी और नेता उनकी नहीं है, विचारधारा की वो क्या भी दुर्गति धनबल हो बाहुबल रखी पे है। ही चुनाव लड़ कांग्रेस सकते हैं, में तभी जीत सकते गांधीवादी हैं। विचारधारा की क्या दुर्गति हो आपके रखी पास है, ऐसे नेता और नहीं है, आप ही मान आरएसएस रहे में हैं। भाजपा की क्या दुर्गति ठीक हो है। रखी है, तो क्या यह दुनिया जानती नहीं है? सच्चाई यह है कि लोकतंत्र में पूंजीवाद हावी है, जिस कारण उत्तराखंड से लेकर देश के अंदर लोकतंत्र के अंदर आम आदमी को ठगा जा मैं रहा आऊंगा है। कुंवर मगर साहब। मेरा यह विश्वास है एक दिन समय आएगा, फिर प्रवीण जी, विचारों पर और यूकेडी सिद्धांतों जैसा पर क्षेत्रीय और दल मुद्दों 20 पर सालों में चुनाव कहां होंगे और पिछड़ जीतेंगे। गया और जिस कि दिन जो हम जीतेंगे उस तासीर दिन उत्तराखंड समझता की था, तकदीर और तासीर के तस्वीर साथ बदल मिल देंगे। सकता था, वो उस तासीर से ही किनारे हो गया और राष्ट्रीय पार्टियां आकर हाईजैक कर ले गई। देखिए, ये मैं बहुत शांति प्रसाद जी स्वाभाविक आता बात हूं, आपने जरा करी प्रवीण जी से कि समझ लेता हूं, क्योंकि वो जनता के बीच में ज्यादा रहते हैं, ज्यादा बेहतर तरीके से जनता की तासीर को समझते होंगे। प्रवीण जी। जी देखिए, उत्तराखंड की बात करें तो एक जो कहावत है कि जो आंदोलन से निकली हुई पार्टी होती है वो सत्ता में जो है पहुंच नहीं पाती। इसकी वजह यह है कि आंदोलन, हर बात पे आंदोलन करने की उनकी आदत हो जाती है, और यूकेडी के नेताओं के साथ भी यही हुआ। और उत्तराखंड के राजनीति को समझने के लिए एक बात को समझना बहुत जरूरी है कि यहाँ पर जो यूपी में जो लोग जो एमएलए बनते थे, एमपी बनते थे, वो बड़े कद के होते थे। जब उत्तराखंड बना तो ये छोटे स्तर पर जो वार्ड स्तर के नेता थे वो सीधे तौर पर एमएलए बने, और उनकी सोच उतनी नहीं थी जो सीधे तौर पर विधानसभा पहुंचे। और कहीं ना कहीं जो है धीरे धीरे जो चीजें डेवलप हुई। और अगर हम यूकेडी की बात करें तो यूकेडी में तमाम नेता आंदोलनकारी तो हैं, वो उनको जल जंगल जमीन से जुड़ाव तो उनका है, लेकिन वो जनता से उतना जुड़ाव इसलिए नहीं रख पाए कि वो सत्ता तक पहुंचना चाहते। उत्तराखंड में एक और कहावत है कि यहाँ पर जब टिकट मिलता है किसी भी प्रत्याशी को, वो जो एमएलए बाद में बनते हैं, पहले मंत्री बनना कैसे बना जाए उसके लिए जो गठजोड़ करने लगते हैं, ये सारी चीजें होने लगती है। और यही चीजें यूकेडी के साथ भी हुई। यूकेडी जब जब भी जीती, उनके पास जितनी भी संख्या बल आई, वो सत्ताधारी पार्टी के साथ जुड़ गई, और सत्ताधारी पार्टी जो बड़ी मछली है छोटी मछली को खा जाती है, उसी तरह यूकेडी को खाने की कोशिश की और खा भी गई। आज स्थिति है कि इनके पास जो नेता हैं वो आपस में ही लड़ रहे हैं, और जो बड़े नेता हैं, जो जिनका वजूद था, जो कि आंदोलन में बड़ी भूमिका थी, वो अब धीरे धीरे बुजुर्ग हो चुके हैं और वो अब राजनीति से धीरे धीरे किनारे होते जा रहे हैं। तो इनके साथ एक बड़ी समस्या है। लेकिन आज का जो हम लोग डिबेट कर रहे हैं, इस पे सबसे बड़ा सवाल ये है कि यहाँ पर अमित शाह जी आ रहे हैं, उनका क्यों आना हो रहा है, एक महीने में 2 बार क्यों आ रहे हैं? क्योंकि वो जानते हैं कि इस बार उत्तराखंड उनके लिए बहुत मुश्किल है। एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर है, कार्यकर्ता बिखर रहे हैं, उनके नेता पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टी में जाएंगे, उसको कैसे रोका जाए, ये तमाम सवाल है। इस पर सभी पार्टियों को जवाब देना चाहिए। और जो अगले, अगर उनकी सरकार आती है 5 साल अगला, चाहे कांग्रेस की हो, बीजेपी को, यूकेडी की हो, किसी भी सरकार आती है, वो किस तरह से काम करेंगे, लोगों में विश्वास जगाना होगा, आम लोगों में विश्वास जगाना होगा, क्योंकि उनका जीवन यापन बहुत मुश्किल हो गया, उनकी रसोई बहुत मुश्किल हो गई, उनको सड़क पे चलना मुश्किल हो गया। इन सवालों का सरकार को जवाब देना होगा। और जो बीजेपी के नेता हैं, अमित शाह हैं, वो चाणक्य हैं, वो जानते हैं कि ये सारी सवाल है उनके सामने, और उसको किस तरह से नेता काउंटर करेंगे। मैं इन्हीं सवालों को लेकर चलता हूं कुंवर साहब के पास। कुंवर साहब कुछ कहना भी चाह रहे थे इस वक्त, अपनी बात भी आप कुंवर साहब कह लेना, लेकिन मेरे सवाल का भी जवाब जो प्रवीण पूछने की कोशिश यहां पर कर रहे हैं कि क्या बीजेपी को ये महसूस हो रहा है कि इस बार कुछ गड़बड़ हो सकती है, इसलिए अमित शाह को बार बार दौरे करने पड़ रहे हैं, जनता के बीच में, कार्यकर्ताओं के बीच में, पदाधिकारियों के बीच में अमित शाह पहुंच कर बार बार जोश भर रहे हैं कि देखिए हमें कोशिश कर रही है और बेहतर तरीके से करनी है? देखिए, हमने चर्चा के शुरू में ही कहा कि प्रधानमंत्री मोदी जी के लिए उत्तराखंड बहुत महत्वपूर्ण राज्य है। प्रधानमंत्री उनके लिए पूरा देश दिल की उनके लिए पूरा देश महत्वपूर्ण है। लेकिन जहां आपने देखा कि इस देवभूमि के साथ उनका अपार स्नेह है, और उनकी एक मन की इच्छा है कि इस देवभूमि को पूरे देश के अंदर एक मॉडल राज्य के तौर पर प्रस्तुत किया जाए, जिस तरह से गुजरात को किया है या अन्य राज्यों में प्रयास चल रहे हैं। हमारे प्रदेश के अंदर आय के बहुत सीमित साधन है, बहुत सीमित संसाधन है रेवेन्यू जनरेट करने के, तो इसलिए भी ये माननीय प्रधानमंत्री जी की नजर में महत्वपूर्ण हो जाता है कि हम एक सीमावर्ती राज्य है, वो यहाँ के निवासियों का जीवन स्तर उच्च बनाना चाहते हैं, यहाँ के युवाओं को रोजगार से जोड़ने का प्रयास जो निरंतर राज्य सरकार और केंद्र सरकार कर रही है, तो निश्चित तौर पर ये सब एक राजनीतिक स्थिरता, देखिए सबसे बड़ी बात आती है राजनीतिक स्थिरता, क्योंकि जब जब कांग्रेस को जनता ने आगे बढ़ाने का प्रयास किया है, उन्होंने राज्य को राजनीतिक अस्थिरता दी है। तो क्या प्रदेश की जनता और जो युवा, आज का युवा जो पढ़ा लिखा युवा है, समझदार युवा है,
जो 24 घंटे सोशल मीडिया पर अपडेट रहता है, जो देश दुनिया की खबर लेता है, तो निश्चित तौर पर वो भी चाहते हैं कि मेरा राज्य विकासशील हो, मेरे प्रदेश के अंदर कोई भी बेरोजगार ना हो, पर्यटन के क्षेत्र में हम सबसे आगे हो, प्रवीण बोलिए। रोजगार के क्षेत्र में हम सबसे आगे हो। तो निश्चित तौर पर उनका ये सपना मात्र और मात्र आने वाले समय में अगले 5 वर्ष में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ही साकार कर सकती है। और उसके लिए माननीय गुणगान हुआ है, चूंकि पार्टी चुनाव में जा रही है। प्रवीण कुछ कहना चाह रहे हैं, एक सेकंड चुनाव में जा रही है, कुंवर साहब सुन लीजिए। जनता के सामने ठीक है प्रवीण। जतिंदर जी, आज पार्टी, आपकी पार्टी चुनाव में जा रही है, चुनावी मोड में पार्टी उतर चुकी है, तब आप अस्थिरता की बात कर रहे हैं, तब आप बेरोजगारी की बात कर रहे हैं। 4 साल तक यही लगातार दौरे होते तो लोगों को विश्वास भी होता, लेकिन आज आप कैसे विश्वास दिलाएंगे? पहले आपने तोड़फोड़ करने की कोशिश की, कांग्रेस से कुछ नेताओं को, विधायक को अपनी पार्टी में लाकर ये जताने की कोशिश की हम सत्ता में आ रहे हैं, लेकिन जब आपके ही मंत्री पार्टी छोड़ के चले गए, आपके ही विधायक कांग्रेस में चले गए, तो एक मैसेज तो गया ना कि आपकी सरकार नहीं आ रही है। और उन्हीं सब चीजों को, इन्हीं डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश अभी भी ये माना जा रहा है कि जो नौ जो पिछली बार कांग्रेस विधायक थे जो कि टूटकर आपकी पार्टी में गए थे, वो सब कांग्रेस के संपर्क में हैं, वो कभी भी कांग्रेस में जा सकते हैं, इसीलिए डैमेज कंट्रोल हो रहा है। और आपके जो तमाम जिनके आप टिकट काटेंगे वो भी दूसरे खेमे के संपर्क में है, तो कहीं ना कहीं डैमेज कंट्रोल आप मानिए इस चीज को कि डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश हो रही है कि कैसे सत्ता तक पहुंचा। मेरे पास समय की कमी है कुंवर साहब, आखिर में बस 30 सेकंड का मैं आपका जवाब ले लूंगा, फोन जो वाइंड अप करना होगा। कुंवर साहब। परवीन जी बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं प्रदेश के, और ये जानते हैं कि जब जब कांग्रेस के लोग निकल के आए तो वो अपनी सरकार के भ्रष्टाचार और अव्यवस्थाओं से तंग होकर प्रदेश हित में उन्होंने ये निर्णय लिया। तो निश्चित तौर पर हम सब लोगों को ये समझना होगा कि कांग्रेस के समय में किस तरह से अव्यवस्थाएं और भ्रष्टाचार बढ़ता है, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार के समय किस तरह से। ठीक है, ये तो गुणगान हो गया ना। धस्माना साहब के पास आखिर में जा रहा हूँ 10 सेकंड के लिए बस। ठीक है धस्माना साहब, काफी देर से सुन रहे थे। धस्माना साहब 10-30 सेकंड का समय मेरे पास है। देखिए, अब ये कितना भी चिल्ला पाँव कर ले, प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार की विदाई तय है। 57 विधायकों के प्रचंड बहुमत के साथ उत्तराखंड में जो सत्ता में आए थे, उन्होंने जिस प्रकार से राज्य के जनता का मैंडेट उसका अपमान किया, 3 मुख्यमंत्री यहाँ पर बदले, राज्य में पूरे प्रदेश के अंदर जो बेरोजगारों को ठगने का काम किया, पहली बार 72 वर्षों में राज्य में किसानों ने आत्महत्या करी, पूरे प्रदेश के अंदर जो स्वास्थ्य सेवाएं, पूरी जर्जर स्वास्थ्य सेवाएं, कोरोना काल में जो लोगों की मौत हुई, बिना ऑक्सीजन के, बिना आईसीयू के, बिना वेंटिलेटर के, बिना बिस्तर के लोगों की जो मौतें हुई, राज्य के अंदर जो प्रसूता बहनें जो हायर सेंटर से रेफर की जाती हैं, उनके रास्तों में प्रसव हुए और उनके बच्चे और जच्चा दोनों मर गए। पूरे प्रदेश के अंदर आज आपका कहना है कि महंगाई, बेरोजगारी, अव्यवस्था, अविकास, ये कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिनको और आपको मैं निश्चित तौर पे बताना चाहता हूं कि 4.5 साल में 2022 में मेरे पास समय की कमी है। धस्माना साहब मैं माफी के साथ आपको यहाँ पर रोक रहा हूँ। कुंवर साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, प्रवीण आपका भी, और शांति प्रसाद जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जोड़ने के लिए। कुल मिलाकर अमित शाह अब से कुछ ही देर में पहुंच जाएंगे उत्तराखंड जाने के बाद शाम तक मैराथन बैठकों का दौर जारी रहेगा। कहीं ना कहीं अमित शाह के लगातार हो रहे दौरे चुनाव से पहले ये बताते हैं कि बीजेपी को डर है कि कहीं जो अल्टरनेट यहां पर सरकारें बनती हैं, इस बार कांग्रेस को मौका ना मिल जाए और बीजेपी के हाथ से सत्ता ना चली जाए। यही वजह है कि यहां पर मजबूती देने के लिए लगातार अमित शाह खुद ब खुद यहां पर एक्टिव हो गए। फिलहाल लगातार खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। अमित शाह के दौरे से जुड़े हर एक अपडेट हम आपको देते रहेंगे। यहां एक छोटा सा ब्रेक मुझे लेना है।